हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम सब जो है चैप्टर 4 तक इतिहास का देख चुके हैं। अगर आप सभी अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सभी चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सब जो है चैप्टर 5 में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का प्रश्न हो सके सभी प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि अध्याय 5 में हम सभी आत्रियों के नजरिए को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज में। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर, ख्वारिज में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी। जो कि अल बरूनी के द्वारा एक किताब की रचना की गई थी। किताब उल हिंद की रचना आखिर किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं अरबी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अल बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे, यानी कि अल बरूनी को किस भाषा की जानकारी नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा। ठीक है, यूनानी भाषा अल बरूनी को जानकारी नहीं था। ठीक है, बाकी बात फारसी, सीरियाई, संस्कृत ये सभी भाषा का ज्ञान था। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है? तो किताब और रेहला। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं रेहला पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, रिहला या फिर रेहला बोल सकते हैं। ठीक है, साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 5 नंबर का प्रश्न। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? इब्न बतूता जो है सिंध कब पहुंचा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सन 1333 में। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं आप सभी 1333, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का देख लेते हैं प्रश्न। 6 नंबर में पूछा गया, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? इब्न बतूता के द्वारा भारत की यात्रा आखिर किस शताब्दी में की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर, 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बर्नियर ने शिविर नगर किसको कहा है? बर्नियर के द्वारा शिविर नगर किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजधानी को। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं राजधानी को जो है बर्नियर द्वारा शिविर नगर कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बर्नियर कहाँ के निवासी से? फ्रांसिस बर्नियर जो थे यह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं, यानी कि इसको जो है पर्सन से ही आप सभी अनुमान लगा सकते हैं, फ्रांसिस से हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, आप सभी ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था? यानी कि 12 वर्ष की बालिका को जो है जिंदा जो है आग में जलाया जा रहा था। ठीक है, सती प्रथा उसी को कहा जाता है। तो किसने देखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नियर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बर्नियर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गाने वाले व्यक्तियों का। ठीक है, गाने वाले व्यक्तियों का इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11th नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11th नंबर में आप सभी से पूछा गया, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो किस यात्री को जो है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? मार्को पोलो को। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं मार्को पोलो को जो है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। ऑप्शन जो देख रहे हैं अल-बरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किसे देश की यात्रा की? इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? तो सभी को पता होगा इब्न बतूता के द्वारा जो है चीन की यात्रा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं आप सभी चीन, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उल्लुक का क्या है? उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? जो उल्लुक डाक व्यवस्था में है, यानी कि संदेश मतलब घूमने के लिए आखिर किसका प्रयोग किया जाता था डाक व्यवस्था के लिए? तो घोड़ा का। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 15 नंबर प्रश्न का, सॉरी हाँ 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं घोड़ा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम सभी देख लिए 15 MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब हम सब देखने वाले हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो कि आप सभी के सब्जेक्टिव में कुल मिलाकर 50 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया जाएगा, जिसमें 5 प्रश्न जो है 2 नंबर प्रश्न का पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 गुना 5 10 नंबर का जो है आप सभी को 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है सब्जेक्टिव में, अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? देखिए, अल-बरूनी के द्वारा अभी आप सभी को जस्ट बताएं कि अल-बरूनी के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। देखिए, अल-बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, आप सभी को ऐसे ही लिख देना है और आप सभी को आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? देखिए, इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? इब्न बतूता जो है मोरक्को के निवासी थे। ठीक है, आप सभी को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? यानी कि काजी मतलब क्या? काजी मतलब जज। ठीक है, कहाँ का जो है जज नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपको इस तरह लिखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, कहाँ का? दिल्ली का काजी, दिल्ली का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? यानी कि इब्न बतूता जो है किसके शासन काल में भारत आया था? देखिए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? देखिए, अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है, जॉन बेस्टिस टेवर्नियर पेशे से क्या था? यानी कि ये पेशे से क्या था? जॉन बेस्टिस टेवर्नियर पेशे से एक जोहरी था। ठीक है, एक क्या था? जोहरी था। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है, जॉन बेस्टिस टेवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो कुल मिलाकर जॉन बेस्टिस टेवर्नियर द्वारा 6 बार भारत की यात्रा किया गया था। ठीक है, 6 बार। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर तक देख लिए। चलिए 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर का है क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? देखिए, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना फ्रांसिस बर्नियर ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी? यानी कि इब्न बतूता के अकॉर्डिंग भारत में कुल मिलाकर कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी? देखिए, इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी, जो कि रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, आप सभी को ऐसे ही फाइनल एग्जाम में लिखना है। उलूक किसे कहा जाता था? देखिए, आ ही गया, अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। ठीक है, अश्व डाक व्यवस्था यानी कि घोड़े की सवारी को। ठीक है, अश्व डाक व्यवस्था को जो है उलूक कहा जाता था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सभी को हाँ सॉरी आगे जो है आप सभी को
3 नंबर का प्रश्न, ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।